ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग 2 स्ट्रोक एवं 4 स्ट्रोक इंजन के बीच में क्या अंतर है उसको हम लोग सिंपल तरीके से डिफाइन करने का प्रयास करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें और यूटिलाइज कर सकें। इसे आप अंत तक देखिए और समझिए ताकि आपको कंप्लीट 15 पॉइंट के बारे में पता चल जाए और समझ सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस साइड में आपको 2 स्ट्रोक इंजन है और यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन है। 2 स्ट्रोक इंजन यानी कि क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर, क्रैंक शाफ्ट से एक चक्कर चलेगा तो पिस्टन 2 बार ऊपर नीचे करेगी। ठीक है, उसके अंदर से एक साइकिल पूरा होता है। और 4 स्ट्रोक में क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर कंप्लीट चक्कर चलती है और पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे करता है। उसमें इंजन का एक साइकिल सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एवं एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा होता है। ठीक है, तो ये बात चीज आप बेसिकली समझ लीजिए और उसके बाद हम लोग एक एक पॉइंट करते हैं। क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में यानी क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में पावर स्ट्रोक या इंजन का एक साइकिल पूरा होता है। दूसरे साइड में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक या इंजन का एक साइकिल पूरा होता है। ठीक है, सेकंड में आते हैं। सिलेंडर में हवा का प्रवेश इनलेट पोर्ट एवं ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा होता है। दूसरे साइड में सिलेंडर में हवा का प्रवेश इनलेट वाल्व के द्वारा होता है। तो इनलेट पोर्ट के द्वारा जैसे ही 2 सिलेंडर आता है तो सिलेंडर के अंदर हवा जो प्रवेश करती है इनलेट पोर्ट के माध्यम से होते हुए क्रैंक केस में चली जाती है। आप इसके जो कार्य प्रणाली है उसमें फिगर के साथ समझाया हुआ है, आप समझ लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्रैंक केस में जाने के बाद इस तरह से लूप बनाते हुए आपका ट्रांसफर पोर्ट में आती है और ट्रांसफर पोर्ट से होते हुए सिलेंडर में प्रवेश करती है। ठीक है, और जबकि दूसरे में है इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व से कैसे प्रवेश करती है, नॉर्मली है इनलेट वाल्व लगा हुआ है। इनलेट वाल्व केम लोब के द्वारा खुलता है और वायुमंडलीय हवा सिलेंडर के अंदर वैक्यूम के कारण प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अभी हम लोग 3rd नंबर में जाते हैं। प्रत्येक चक्कर में पावर स्ट्रोक मिलने के कारण हल्के फ्लाईव्हील का प्रयोग होता है। दूसरा में है प्रत्येक 2 चक्कर में पावर स्ट्रोक मिलने के कारण अपेक्षाकृत भारी फ्लाईव्हील का प्रयोग होता है। 2 स्ट्रोक में प्रत्येक चक्कर में क्रैंक शाफ्ट जैसे ही चक्कर चलेगा जब भी नीचे की तरफ आएगी पावर स्ट्रोक में ही इंजन रहेगा, पिस्टन पावर स्ट्रोक में रहेगा जब भी टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगी। और उसके अंदर प्रत्येक 2 चक्कर में यानी कि आरपीएम अगर 2000 है तो 2 स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक इंजन में 2000 बार पावर स्ट्रोक मिलेगा जबकि 4 स्ट्रोक में 1000 बार पावर स्ट्रोक मिलेगा, यानी कि बिल्कुल आधा है। तो इनर्शिया बनाए रखने के लिए जो आरपीएम है उसको मेंटेन करने के लिए 2 स्ट्रोक साइड में हल्के फ्लाईव्हील के प्रयोग करने से भी काम चल जाता है, जबकि 4 स्ट्रोक वाले साइड में आपको भारी फ्लाईव्हील की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सिंपल अंतर है, याद रख सकते हैं। अब हम लोग चौथे अंतर में एयर टाइट क्रैंक केस का प्रयोग होता है। क्रैंक केस में वेंटिलेशन होती है। एयर टाइट क्रैंक केस का अर्थ है क्रैंक केस से हवा बाहर नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है, क्योंकि जैसे ही इनलेट पोर्ट के द्वारा जैसे ही हवा क्रैंक केस में घुसती है और उसके घुसने के बाद ट्रांसफर पोर्ट से होते हुए सिलेंडर में प्रवेश कर जाती है, यानी कि वहां प्रेशराइज और प्रेशर मेंटेन होने का प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि क्रैंक केस का सारा हवा ट्रांसफर होकर के सिलेंडर के अंदर चला जाता है। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में ब्लो बाई का प्रॉब्लम है या फ्यूम्स जो होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जब गर्म होती है तो उसके अंदर से भी वाष्प बनते हैं। तो उन सब वाष्प को अगर क्रैंक केस से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो क्रैंक केस या चैम्बर फट जाएगा। अतः वहां पे वेंटिलेशन देना आवश्यक है। वेंटिलेटेड क्रैंक केस होता है, यानी कि ब्रीदर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम लोग 5वें
पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, इंजन अधिक बैलेंस चलता है, इंजन अपेक्षाकृत कम बैलेंस चलता है। इंजन बैलेंस चलने का संबंध है आपको प्रत्येक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिल जा रही है, तो इंजन बैलेंस चलेगा। जाहिर सी बात है, हर बार ताकत उसको मिल रहा है तो इंजन बैलेंस चलेगी। दूसरे साइड में 2 चक्कर में एक बार पावर स्ट्रोक मिल रहा है तो 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा कम बैलेंस चलता है। ये भी बैलेंस चलेगा, बट बैलेंस नहीं चलेगा तो टूट जाएगी, बट 2 स्ट्रोक की अपेक्षा कम बैलेंस चलता है। ठीक है, अब हम लोग छठे पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल की खपत अधिक होती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल की खपत अपेक्षाकृत कम होती है। 2 स्ट्रोक में जनरली लुब्रिकेटिंग ऑयल को पेट्रोल के अंदर ही मिला देते हैं। आप देखे होंगे पेट्रोल पंप पे कुछ गाड़ियों के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल डायरेक्ट मिक्स कर देते हैं। क्यों मिक्स करते हैं? ताकि पेट्रोल इंजन में जैसे ही सिलेंडर के अंदर हवा जाए, उसके अंदर जितने प्रोसेस हैं, जितने मूविंग हैं, जैसे कि इनलेट पोर्ट हो गया, ट्रांसफर पोर्ट हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, इन सभी जगहों से चार्ज गुजरती है, और जैसे ही हम उसको अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्स कर देते हैं तो पेट्रोल में इवोपरेशन होता है और वो गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाती है। लेकिन लुब्रिकेटिंग ऑयल जो मोबिल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में सारे मूविंग पार्ट्स के ऊपर चिपक जाते हैं और वो लुब्रिकेशन का कार्य करते हैं। तो इस तरह से हर बार कुछ न कुछ ऑयल वहां पे जाते रहता है और वो वहीं पे चिपक कर रह जाता है, जिसके कारण तेल की खपत, लुब्रिकेटिंग ऑयल की खपत अधिक होती है। और दूसरी तरफ आपको 4 स्ट्रोक इंजन में सेम लुब्रिकेटिंग ऑयल जाता है और रिंग के द्वारा स्क्रैप होकर के वापस सिलेंडर के अंदर आ जाता है, तो उसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल की खपत नहीं होती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं जलता है सिलेंडर के अंदर जाकर। ठीक है, जिसके कारण उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल कम लगता है। अब हम लोग 7वें पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। सेम पावर तैयार करने के लिए अधिक ईंधन लगता है, सेम पावर तैयार करने के लिए कम ईंधन लगता है। क्योंकि सेम पावर यानी कि IHP तैयार करने के लिए उसको अधिक ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक चक्कर में एक बार ईंधन उसके अंदर जाता है, और चूंकि जली हुई गैस कंप्लीट रूप से पावर स्ट्रोक जैसे 2/3 पावर स्ट्रोक में नीचे जाने पे ही जली हुई गैस बाहर निकल जाती है, यानी कि ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसके कारण पावर जो बनने का रेशियो है वो 4 स्ट्रोक की अपेक्षा 2 स्ट्रोक में कम होता है। 8 नंबर की तरफ आ रहे हैं। इंजन पोर्ट्स खोलने का कार्य पिस्टन ही करता है, इंजन वाल्व खोलने के लिए केम शाफ्ट का प्रयोग होता है। यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन में सिंपल डिजाइन है, वाल्व खोलने का और बंद करने का। पिस्टन जैसे ही अपनी जगह से हटती है वाल्व खुल जाता है, स्प्रिंग लोडेड है, और पिस्टन जैसे ही वहां पे जाती है वाल्व बंद हो जाता है। यानी कि उसको पोर्ट्स को खोलने और बंद करने का कार्य पिस्टन ही कर देता है। ठीक है, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व खोलने और बंद करने का कार्य अलग से केम शाफ्ट के द्वारा चला करके किया जाता है। तो इसका 2 स्ट्रोक का सिंपल डिजाइन है और 4 स्ट्रोक का थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, वाल्व ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसर्न में अगर देखते हैं तो। ठीक है, अब हम लोग 9th में जाते हैं। पावर का ह्रास होता है, पावर का ह्रास अपेक्षाकृत कम होता है। वैसे ही है, क्योंकि पावर का ह्रास होता है, पिस्टन पावर स्ट्रोक में जब नीचे की तरफ आती है उस समय 2/3 चलने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, यानी कि पूरी तरह उसको पिस्टन को दबा नहीं पाता है, जिसके कारण पावर का ह्रास होता है, क्षय होता है। थोड़ी ही मात्रा में हो, बहुत अधिक नहीं होती है, क्योंकि दबाव नीचे जाते जाते कम हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, दबाव कम जाता है। लेकिन कुछ न कुछ मात्रा में 4 स्ट्रोक की अपेक्षा पावर का अधिक ह्रास होता है। ठीक उसी तरह से 4 स्ट्रोक साइड में कंप्लीट उसको स्ट्रोक मिलता है पावर का,
जिसके कारण पावर ह्रास नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर के तरफ जा रहे हैं। समान पावर के लिए इंजन का साइज छोटा एवं हल्का होता है। समान पावर के लिए इंजन का साइज बड़ा एवं भारी होता है। एक समान, जैसे 10 HP का पावर तैयार करना है तो उस पावर को तैयार करने के लिए जो इंजन का फिजिकल साइज होगा वो छोटा होगा, क्योंकि उसके अंदर जो 2 स्ट्रोक के अंदर पार्ट्स पुर्जे उस हिसाब से कम होते हैं, तो छोटा ही होगा। और इसमें सेम के लिए बड़ा होगा, क्योंकि इसमें 2 चक्कर में भी एक पावर स्ट्रोक मिलता है। फ्यूल की खपत यहाँ कम हो रही है, बट यहाँ पे जो इंजन का साइज है वो बढ़ जाएगा, उसका डेड वेट है वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 11 नंबर पे आते हैं। कम पार्ट्स होने के कारण फ्रिक्शनल लॉस कम होता है। अधिक पार्ट्स होने के कारण फ्रिक्शनल लॉस अधिक होता है। FHP जो होता है, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, जो कि इंजन के इंटरनल मूवमेंट, पार्ट्स के जो मूवमेंट के कारण जो ऊर्जा खर्च होती है उसको फ्रिक्शनल हॉर्स पावर कहते हैं। तो फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, चूंकि पार्ट्स कम है, मूविंग पार्ट्स कम है, तो 2 स्ट्रोक में कम ऊर्जा का खपत होता है फ्रिक्शनल, और 4 स्ट्रोक में फ्रिक्शनल हॉर्स पावर बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम लोग 12 नंबर, डोम टाइप पिस्टन का प्रयोग होता है। डोम टाइप का क्या मतलब है? डोम टाइप यानी कि ऊपर से इस तरह से उठा हुआ। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि जब ट्रांसफर पोर्ट से हवा सिलेंडर के अंदर जब प्रवेश करती है तो उसका डायरेक्शन अपवर्ड करने के लिए यहाँ पे एक रुकावट देना पड़ता है। तो डोम टाइप रहेगा तो यहाँ पे एक रुकावट होगी और उसका डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। अगर फ्लैट रहेगी तो एग्जॉस्ट पोर्ट से ज़्यादा जो फ्रेश चार्ज है वो निकल सकता है, जिसके कारण जो फ्रेश चार्ज है वो ठीक से भर नहीं पाएगा और उसका लॉसेस होगा। उस लॉसेस को कम करने के लिए डोम टाइप का बनाते हैं, ताकि हवा इन करते समय टकरा करके ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, अब हम लोग 13 नंबर में आते हैं। लूप स्कैवेंजिंग का इस्तेमाल भी होता है। यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग का इस्तेमाल होता है। लूप स्कैवेंजिंग का अर्थ क्या है? लूप यानी कि जली हुई गैसेस को जो निकलने का प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पे जलने के बाद सिलेंडर के साइड में ही कटे हुए हैं एग्जॉस्ट पोर्ट, तो इस तरह से एग्जॉस्ट पोर्ट से अगर निकलता है तो इसको कहते हैं लूप स्कैवेंजिंग। जली हुई गैस यहाँ पे जला और जलने के बाद इस तरह से निकला तो एक लूप बनाते हुए निकलती है। अतः जली हुई गैस के निकलने के पैटर्न के कारण 2 स्ट्रोक में लूप स्कैवेंजिंग का प्रयोग हो सकता है। और 4 स्ट्रोक में हमेशा वाल्व से ही ऊपर से बाहर निकलती है जली हुई गैस। पिस्टन ऐसा धक्का मार के बाहर निकलता है तो ऊपर से निकलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। तो 4 स्ट्रोक इंजन में यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग होता है। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 14 नंबर, थर्मल इफिशियंसी कम होता है और थर्मल इफिशियंसी अधिक होता है। थर्मल इफिशियंसी क्या होता है? जो हीट कन्वर्जन का जो प्रतिशत है वही थर्मल इफिशियंसी है। हीट यूटिलाइज्ड बटा हीट प्रोड्यूस्ड इंटू 100 करेंगे तो थर्मल इफिशियंसी निकलेगी, और 2 स्ट्रोक वाले साइड में थर्मल इफिशियंसी कम होती है, जबकि 4 स्ट्रोक वाले साइड में थर्मल इफिशियंसी अधिक होती है। लिखिएगा। अगर आपको यह नॉलेज अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।